हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीलम और आज हम बात करेंगे डायलिसिस इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन। डायलिसिस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी डायलाइज अ पेशेंट। हम डायलिसिस किसी पेशेंट की डायलिसिस क्यों करते हैं। सो जब किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है, जो किडनी है वो अनेबल होती है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, जो भी उसका एसिड बेस बैलेंस नहीं कर पाती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर पाती है, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग और पेशेंट एकदम सिक हो जाता है। उसका हम ब्लड चेक करते हैं तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है और बहुत सारी कंडीशन है। तो हमें क्या करना होता है, फिर पेशेंट की डायलिसिस करनी होती है। पेशेंट डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायलिसेट हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। और उसके बाद डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस क्या होता है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। नंबर 2 क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन वी शुड रिस्ट्रिक्ट इंजेक्शन हेपरिन ड्यूरिंग डायलिसिस। डायलिसिस में हम हिपेरिन को किन कंडीशन में हम हिपेरिन नहीं दे सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हेपरिन। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हिपेरिन क्या है। सो हेपरिन इज़ द एंटीकोगुलेंट, जो हम क्यों देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट का ब्लड क्लॉट ना हो। बट द क्वेश्चन इज़ हेयर कि पेशेंट को हिपेरिन किन कंडीशन में नहीं देना है। तो नॉर्मली जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप डॉक्टर ने लिखा रहता है उसमें हिपेरिन फ्री डायलिसिस। तो क्या कंडीशन होते हैं, डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा रहता है, तो पेशेंट को अगर, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन, अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है, पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन है, पेशेंट को एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग है, कोई फीमेल पेशेंट है उसको मेंसेस पीरियड्स उसको चल रहे हैं, पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग है, कोई पेशेंट को सर्जरी होने वाला है, माइनर एंड मेजर, एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, पेशेंट को डेंटल ब्लीडिंग है, जीआई ब्लीडिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो पेशेंट का कोई सर्जरी प्लान है, पेशेंट को कोई गुम चोट लगी हुई है, तो इन कंडीशन में हम क्या नहीं दे सकते। पेशेंट को डेंगू है या प्लेटलेट्स उसके डाउन हैं, सो दीज आर दी सम, ये कंडीशन है तो हम पेशेंट को हिपेरिन नहीं दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंडीशन वेयर एंटीकोगुलेंट इज नॉट रिकमेंडेटेड। सो अगर हिपेरिन आपने पेशेंट को नहीं दिया है तो आप ब्लड को क्लॉट होने से कैसे बचाओगे। आपने तो बोल दिया कि पेशेंट को, आज पेशेंट की सर्जरी है और पेशेंट को हिपेरिन नहीं देना है, राइट, बट आप क्या करोगे, आप ब्लड को क्लॉट होने से कैसे बचाओगे। तो उसके लिए हमारा एक स्लाइन डायलिसिस करते हैं जो ज़्यादातर यूनिट्स में दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली पेशेंट को अगर ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोडेड है तो उसके लिए आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, आपको जितना भी आप सलाइन आप दे रहे हैं, आज नॉर्मल सलाइन आप दे रहे हैं, तो उसको आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऐड करना होता है। लेकिन अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोडेड है तो उसके लिए अदर डायलिसिस जैसे डीटीआई है, आप वो कंफर्म कर सकते हैं, या आपका सिट्रेट डायलिसिस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है पेशेंट का अगर 2 लीटर बढ़ा हुआ है तो आप उसमें तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप है। जैसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपको पेशेंट की डायलिसिस आपने आफ्टर प्राइम हो गया है तो रिसर्कुलेशन में आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट आपको क्या करना है, हिपेरिन देना है, राइट, और उसको रिसर्कुलेट कराना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एचआईटी है, एचआईटी का मतलब होता है कि पेशेंट हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेशेंट को हिपेरिन से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में आपको रिसर्कुलेशन नहीं करवाना है, राइट, वो स्टेप आपको वहाँ पर छोड़ देना है। दूसरा, आपको आज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ज़्यादा तब लगाना है जब आप कैलकुलेट करोगे। आपको हर आधे घंटे में अगर 100 ml देना है तो जैसे एक आधे घंटे में 100 है तो 2 घंटे में क्या हो गया आपका 200 हो गया, 4 घंटे में आपका 1600 ml हो गया। तो इस 1600 ml को अगर पेशेंट का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आज 2 लीटर बढ़ा हुआ है आपको लगाना है, तो आप कितना लगाएंगे आज 3.6 और कुछ एक्स्ट्रा आप और लगाते हैं। तो ये सारा कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू यू आपको आज फिट करना है, इसको लगाना है। और याद रखिए कि जब आपने रिसर्कुलेशन किया था हिपेरिन को, उस हिपेरिन को आपको पेशेंट के बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने देना है, उसको ड्रेन करना है स्टार्टिंग में, राइट। सो दीज आर दी स्टेप जो आपको आज फॉलो करने हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको अगर लगा रहे हो तो आप नॉर्मली, अगर नॉर्मल पानी बढ़ा हुआ तो आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ स्कफ क्या है, राइट। सो स्कफ
स्लो कंटिन्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम से आपको पता चल रहा है, दैट इज़ अ CRRT मोडालिटी। ये CRRT का एक टाइप है, मोडालिटी है। नॉर्मली हम ये उन पेशेंट में लगाते हैं जो बहुत सिक होते हैं, ICU में होते हैं, लेकिन उनका बहुत स्लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना होता है क्योंकि उनमें सीवियर क्या है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या सीवियर फ्लूइड ओवरलोड होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम बहुत स्लो रेट में हम उनका क्या करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ सिवरिंग आफ्टर 1 आवर और आफ्टर लास्ट ऑफ डायलिसिस भी कह सकते हैं, एंड ऑफ डायलिसिस। सो क्या कारण हो सकता है डायलिसिस में सिवरिंग का, राइट। सो सिवरिंग और फीवर अगर पेशेंट को आ रहा है तो वो तो इन्फेक्शन ही है, विदाउट, ये सबसे बड़ा साइन है। सो क्या कारण हो सकते हैं, तो नंबर 1 इज़ इफ़ द डायलाइजर इज़ नॉट प्राइम प्रॉपरली। अगर आपने अपना डायलाइजर अच्छी तरह से प्राइम नहीं किया है, इफ़ द डायलाइजर इज़ नॉट वॉश्ड एज पर नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अगर आपने वॉश नहीं किया है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है। आपने एक कैलकुलेट मात्रा जो डिसइंफेक्टेड उसमें फिल नहीं किया है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है और पेशेंट को नेक्स्ट डायलिसिस में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट कैन सीवर। इफ़ द CFU लेवल ऑफ बैक्टीरिया हैज़ इंक्रीज इन RO वाटर, RO वाटर में आप दे सकते हैं 3rd और 4th में एंडोटॉक्सिन एंड CFU लेवल अगर इंक्रीज्ड है तो भी आपके पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन या सिवरिंग हो सकता है ड्यूरिंग डायलिसिस। अगर आपका B पार्ट आपने सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को किसी प्रकार का भी अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को सिवरिंग हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर वैस्कुलर एक्सेस, टेम्परेरी एक्सेस, अगर आपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पर भी आपके पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। डायलाइजर आपको आ ही गया है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दीज आर सम कॉजेज। व्हाट इज हाइपरकैलीमिया? हाइपरकैलीमिया क्या है, तो नाम से आपको पता चल रहा है हाइपरकैलीमिया, हाई पोटेशियम इन ब्लड। तो नॉर्मली ब्लड पोटेशियम, जो पोटेशियम है वो ब्लड में कितना रहता है, 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो उसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं, मोर देन। लेकिन हाइपरकैलीमिया के भी 3 हमारे मोड होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर बहुत खतरनाक है, पेशेंट कैन डाई। तो माइल्ड में अगर हमारा मोर देन 6 रहता है तो माइल्ड है, 6 to 6.5 से अबव से 6 तक हमारा रहता है तो वो माइल्ड है। मोर देन 6 to 7 है तो मॉडरेट है। 6.5 से या 7, मोर देन 7 तो बहुत सीवियर हाइपरकैलीमिया है, पेशेंट, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो इसके लिए मैं PPT बनाऊंगी कि हाउ विल यू मैनेज हाइपरकैलीमिया। What is the main filtering unit of kidney? दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन और आप सभी को आता भी होगा, लेकिन ये ज़्यादातर पूछा जाता है। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो और आपको आना भी चाहिए। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ नेफ्रॉन, राइट। सो नेफ्रॉन एक क्या है, टीनी एक हमारा फिल्टरिंग यूनिट है जो किडनी के अंदर होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन हमारा ईच किडनी, राइट। सो इट कंटेन, जो नेफ्रॉन है अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कॉर्पल्सिस एंड ट्यूब्यूल। तो कॉर्पल्सिस में हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, एफरेंट, इफरेंट एंड हमारा बोमन कैप्सूल हो गया। ट्यूब्यूल पार्ट में हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज कॉल्ड PCT, लूप ऑफ हैनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा है। तो नॉर्मली ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, देन वो जो फिल्ट्रेट है वो हमारा प्रोक्सिमल में आता है। प्रोक्सिमल में मोस्ट ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका रीऑब्जर्वेशन होता है। देन लूप ऑफ हैनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, जहाँ पर हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। देन हमारा जो फिल्ट्रेट है वो हमारा DCT में जाता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, तो आप इसका प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट स्टेप डू यू थिंक शुड बी टेकन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल? स्टूडेंट, ये सबसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है, आपके डायलिसिस यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी डायलिसिस, आपकी मशीनें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हो, बट अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो सब कुछ बेकार है। सो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 इज़ हैंड हाइजीन। हमेशा आपको बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट यू हैव टू जस्ट डू हैंड हाइजीन। आपको हमेशा हैंड वॉश करना है।
सेकेंड वन इज वेयर पीपीई, ऑलवेज आपको अपना फेस मास्क, कैप, गॉगल, गाउन ये सब कुछ पहन के रखना है डायलिसिस में, जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो, क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV और भी बहुत सारे इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कुछ वहाँ पर होता है आपके डायलिसिस यूनिट में। देन आपको आफ्टर एवरी डायलिसिस आपको डिसइंफेक्शन ऑफ डायलिसिस मशीन करना है। हर डायलिसिस के बाद या किसी पेशेंट को मशीन में लेने से पहले पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड, सॉरी मशीन शुड बी डिसइंफेक्शन मोड, राइट। डिसइंफेक्शन उसकी ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए, राइट। एंड आपको लिलन मैनेजमेंट वहाँ पर करना है। आपको हर पेशेंट को एक नया लिलन, नया बेड शीट, नया पिलो कवर, नया मतलब वॉश्ड, सॉरी नया नहीं वॉश्ड आपको देना है। देन वहाँ पर आपके जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए एंड उनके लिए एक अलग स्टाफ डेडिकेटेड होना चाहिए। आपका रीयूज रूम अलग होना चाहिए। आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पर करना है एंड आपको फ्यूमिगेशन करना है, एयर कल्चर देना है प्रॉपरली। आपको RO वाटर का डिसइंफेक्शन करना है। आप हफ्ते में आपका जो भी प्रोटोकॉल SOP वहाँ की रही होगी आपके हॉस्पिटल की, आपको टाइम टू टाइम करना है। आपको कल्चर मंथली करना है। आपको एंडोटॉक्सिन RO वाटर का मंथली करना है। स्वैप कल्चर भेजना है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऑलरेडी आप अपने वहाँ पर कर रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसमें बता सकते हैं। व्हाट इज AV फिस्टुला? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज AV फिस्टुला? तो AV फिस्टुला आपको पता है, विदाउट फिस्टुला वी कांट डू डायलिसिस, सो हीमोडायलिसिस। सो AV फिस्टुला इज द एनास्टोमोसिस, आर्टरी और वेन को जोड़ा जाता है बाय द सर्जरी। तो और हम निडल लगाते हैं, एक आर्टरी में, सॉरी दोनों निडल हमारी वेन में लगती है, बट एक को हम आर्टरी और एक को वेन कहते हैं। नियर टू फिस्टुला हमारा जो आर्टेरियल निडल होती है और टूवर्ड्स द हार्ट हमारा वीनस निडल होती है। नॉर्मली इसमें जो हमारा फ्लो होता है, ब्लड फ्लो 300 से 400 ml हम ले सकते हैं। सो 3 जगह हम AV फिस्टुला बनाते हैं। आप बोल सकते हो देयर आर 3 टाइप ऑफ AV फिस्टुला। आर्टरोवीनस AV फिस्टुला हमारा रेडियल जो एक हमारा रिस्ट में बनता है जिसको रेडियोसेफलिक बोलते हैं, दूसरा हमारा एल्बो में बनता है जिसको ब्रेकियल सेफलिक बोलते हैं, थर्ड हमारा आप कैफलिक भी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, तीसरा हमारा आम्बा बन सकता है बेसलिक, राइट। व्हाट कैन यू डू इफ अ पेशेंट इन हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन तो बहुत सबसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू इफ अ पेशेंट इन अ हाइपोटेंशन, राइट। तो बहुत आप सभी को आता होगा ये, फिर भी मैं इसको रिपीट करती हूँ। अगर आप किसी पेशेंट का BP कम होता है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको पेशेंट को हैंडल करना है। तो सबसे पहले आप गिव 100 to 200 ml नॉर्मल सलाइन देना है, पेशेंट को टेंडरबग पोजीशन देना है, पेशेंट को स्टॉप UF करना है पेशेंट का, एंड उसका ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभी हाइपोग्लाइसेमी के साथ साथ हाइपोटेंशन भी होता है और हाइपोटेंशन में भी हमारा डेक्सट्रोज क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। तो आप 25% डेक्सट्रोज दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायलाइजर रीप्रोसेसर इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपका जो रीप्रोसेसिंग मशीन है वो अगर क्या होता है, ख़राब हो रहा है, राइट, आप या है ही नहीं आपके पास या आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो आप कैसे चेक करोगे अपना मैनुअली, आप कैसे डायलाइजर को वॉश करोगे, राइट। सो और आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको हमको नेक्स्ट रीयूज के लिए रखना है या नहीं रखना है। तो नॉर्मली आप सभी को पता है कि जैसे हमारी आपके पास रीप्रोसेसिंग मशीन होती है और 80% पर आप FBB जब फाइबर बंडल वॉल्यूम 80% होता है, आपको डायलाइजर को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज तो आपको मैनुअली वॉश करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए है कि आपको एक बीकर लेना है। आपको सबसे पहले एक बीकर लेना है और आपको जब वॉश कर लो, आपको उस डायलाइजर में क्या फिल करना है, नॉर्मल सलाइन या आप RO वाटर भी फिल कर सकते हैं। और जब वो फिल हो जाए तो आपको उस बीकर में उसको क्या करना है, डालना है उस पानी को, और आपको देखना है। तो नॉर्मली आप डायलाइजर कितना 82 कैपेसिटी का डायलाइजर या 92 कैपेसिटी कोई भी डायलाइजर आप लेते हैं तो उसका 80% आपको, तो जितना भी अगर 82 ml का आपका डायलाइजर की कैपेसिटी है तो उसका 82% उसका 80% होता है 65 ml। तो अगर बीकर में 65 ml से ज़्यादा 70 ml पानी आ रहा है, 80 ml है, तो आप डायलाइजर को रख सकते हैं। लेकिन अगर 50 ml आ रहा है, 58 ml आ रहा है, 40 ml आ रहा है, तो इट मीन्स आपका डायलाइजर नेक्स्ट यूज के लिए नहीं है, राइट। सो व्हाट इज एंटीकोगुलेंट? एंटीकोगुलेंट बहुत एंटीकोगुलेंट भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि व्हाट इज एंटीकोगुलेंट, राइट। सो एंटीकोगुलेंट इज अ सब्सटेंस। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है,
राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन। ये बहुत पीपीटी जो है, आज हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, सो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इसको आप मैसेज में, अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप नेक्स्ट मेरे पार्ट बी में आप ये सारे इसके आंसर दे सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर ए टाइप एंड बी टाइप डायलाइजर रिएक्शन? How much potassium value in dialysate? What is DDS? What do you use? What do we use RO water? why हम क्यों RO water यूज करते हैं डायलिसिस में? What is convection क्या है? एंड एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? हाइपोनेट्रीमिया क्या है? एंड आप कैसे मैनेज करोगे? What do you know about counter current mechanism in dialyzer? So these are the question, राइट। सो अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छा लगा, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।